चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। क्विक रिवीजन जल्दी से, पहले ये चैप्टर आज हो जाएगा, थोड़ा ही रह गया, 20-25 मिनट का रह गया। पहले ना आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी 3 तरह की पड़ी, बायनोमियल, पॉइजन एंड ये नॉर्मल। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है वो समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ यू लिख लेते हैं बायनोमियल को, यहां लिख लेते हैं पॉइजन को, और यहां लिख लेते हैं नॉर्मल को। नॉर्मल में एक चीज और, दो इसमें ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ। नॉर्मल में एरिया पता लग गया, -1 to 1 में कितना एरिया होता है, 34.13, 0 to 1 में है, उसका डबल कर देंगे 68.26, याद है ये। 0 to 2 में कितना होता है 47.7, और 0 to 3 में 49.87। ये सब याद है नहीं, ये सब चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। अब एक चीज और, ये जैसे ग्राफ था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कुछ एक ग्राफ बना हुआ है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये तो मीन हो गया, ये जो पॉइंट है दिस इज मीन x बार, इसमें z स्कोर क्या था, x माइनस x बार डिवाइड बाय सिग्मा। यहां ना दो चीजें हैं, पहला है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है जहां पे z स्कोर +-1 होता है। +1 z स्कोर कहां पे, यहां कहीं पे होएगा, और -1 यहां कहीं पे होएगा। तो इन दोनों को यहां टेक्निकली क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर पेपर में आया क्रिटिकल पॉइंट कितना एरिया कवर करते हैं, तो कितना एरिया कवर करेंगे, 68.26%। क्लियर है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहा जाता है, z = 1 को और z = -1 को, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कवर्स 68.26% ऑफ द एरिया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। एक चीज और, एक है क्वार्टाइल डेविएशन। क्रिटिकल पॉइंट तो समझ में आ गया, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है -1 to 1 में जो एरिया कवर होएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम द मीन होता है। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, क्वार्टर होता है, क्वार्टर 25%। तो 25% एरिया राइट में, 25% लेफ्ट में, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। अब ये -1 to 1 तो होगा नहीं, -1 to 1 में कितना एरिया कवर हो जाता है, -1 to 1 में कितना, 6, 34 उधर है, 34 इधर है, हमें सिर्फ कितना कवर कराना है, 25। तो यहां कहीं पे आएगा 25%, और यहां कहीं पे आएगा 25%, ठीक है। तो ये जो एरिया है दिस इज 25%, और ये भी कितना एरिया, 25%। ये पहला पॉइंट है क्वार्टाइल डेविएशन का, ये दूसरा पॉइंट है क्वार्टाइल डेविएशन का, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, अब आपको पता है मीन से एरिया, ये वाला सारा एरिया कितना परसेंट है, 25%। जाएंगे टेबल पे, इसमें थोड़ा रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेबल में देखो 25 सबसे पहले कहां पे आया, 25 कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये 2517। ये कौन सी वैल्यू पे आ रहा है, 0.6, और ऊपर कितना जा रहा है, 8। तो कितना आएगा, 0.68। तो यहां पे मतलब, इसका मतलब ये हुआ जो इसका z स्कोर बनेगा क्वार्टाइल डेविएशन का, पहले पॉइंट का, पहले पॉइंट के z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की वैल्यू z = 0.68, और इस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.68। ये समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन में सपोज करो मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 60, डेविएशन दे रखी है 15, आपसे वैल्यू पूछी गई है कि वैल्यू बताओ, वैल्यू की रेंज क्या होगी, मतलब कितने नंबर से कितने नंबर में क्वार्टाइल डेविएशन आएगी। अब यहां पे इस पॉइंट पे z स्कोर कितना, 0.68 है, इक्वल टू इस पॉइंट की वैल्यू हमें नहीं पता, मीन कितना दिया हुआ है, डेविएशन कितनी है, यहां से x निकल जाएगा, निकालो जरा कितना आ रहा है, 60 + 15 × 0.68, 70.2। तो मीन आपका 60 था, ये क्वार्टाइल डेविएशन वाला पॉइंट कितना आ गया, 70.2 आ गया, सही है। ये दूसरा क्वार्टाइल वाला पॉइंट कितना आएगा, इसमें z स्कोर को रखेंगे -0.68,
x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा, निकालिए x की वैल्यू, 60 से कम आएगी, 60 माइनस 15 इंटू 0.68, करिए चेक, कुछ 50 के अराउंड आएगी, 49 कुछ या 49.8 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 49.8। अब क्वार्टाइल डेविएशन का रेंज क्या हो गया, 49.8 से लेकर कितना 70.2, दिस इज द रेंज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बात समझ में आ गई, कैसे निकाला क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल का मतलब क्या है, 25% आपको आगे 25% आपको पीछे जाना है, कहां से, मीन से। तो आप आगे गए 25%, एरिया उसको देखा टेबल में, वैल्यू आ गई 0.68, ये देखो ये 8 आ गया, ये 0.6 आ गया, ये वैल्यू आ गई 2517, सबसे पहला 25 यहां पे आया। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट का z स्कोर हमें पता लग गया 0.68, यहां से x की वैल्यू निकाल ली, जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसका -0.68, वहां से x की वैल्यू निकाल ली, तो ये रेंज आ गई आपकी किसकी, क्वार्टाइल डेविएशन की। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए अब ये सारे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप। हाँ जी, बाइनोमियल किस तरह की है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क था, डिस्क्रीट का मतलब होता है एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस होता है इन एन इंटरवल। अभी किस में काम करती होती है, पॉइंट पे, तो दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी कैसी है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। इसका रीजन पता ना आपको, डिस्क्रीट का कारण क्या है, यहां पे आप एक पॉइंट पे निकालो, जैसे सपोज करो आपने किसी एक्सपेरिमेंट को 5 बार ही करा, उसमें से 4 बार निकालो, सक्सेस मिला, 3 बार सक्सेस मिला, 2 बार सक्सेस मिला, कभी ये नहीं कहा 3 से 4 बार सक्सेस मिला, ठीक है। एक पॉइंट पे काम होएगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 3 से 4 पे नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट। पॉइजन भी ऐसा ही है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट जो नॉर्मल है वो कैसा है, ये कैसा है, हाँ जी कैसा है ये, हाँ कॉन्टिन्यूअस। का रीजन क्या है, ये कहां पे काम करता है, एक इंटरवल में। कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो जिसमें ये अप्लाई होता हो। क्लास के बच्चों के मार्क्स, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, अब सब वो 100 नंबर का पेपर हुआ, अब 100 नंबर में मैं थोड़ी पूछूंगा कि 61 किसके हैं, 62 किसके हैं, 63 किसके हैं, मैं क्या पूछूंगा 62 65 किसके हैं, ठीक है। 65 to 80 कितनों के हैं, 80 to 85 कितनों के हैं, ये पूछेंगे हम। आ रही है बात समझ। तो यहां पे आप किसी पॉइंट पे काम नहीं कर रहे, इंटरवल पे काम कर रहे हो, उसमें 60.5 वाला भी कवर हो जाएगा, 60.25 वाला भी कवर हो जाएगा, सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर। आ रही है बात समझ। तो इट इज इन एन इंटरवल, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का रीजन समझ में आ गया, एक इंटरवल पे काम हो रहा है। और कोई एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ वर्कर्स, एक फैक्ट्री में कोई बंदे काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस का पता लगाना है। अब वेजेस को आप रेंज में पूछोगे 200 कितनों की है, 205 कितनों की है, अलग अलग वेज होती है ना हर बंदे की, तो क्या कहोगे, वेज कैसे पूछोगे, हम पूछेंगे ही नहीं, काम खत्म। वेज, अगर सपोज फैक्ट्री में बड़े सारे बंदे काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है कोई, ठीक है, उसमें 10,000 बंदे काम कर रहे हैं, हर एक बंदे की वेज को हमने कैटेगराइज करना है। कैसे कैटेगराइज करोगे, 100 से 500 अलग कैटेगरी बन गई, उसमें 200 वाला भी आ गया, 250 वाला भी आएगा, 150 वाला भी आ गया, 350 वाला भी आ गया, 325 वाला भी आ गया, सारे कवर हो गए। एक एक बंदे को थोड़ी पूछोगे जाके इसकी 100 है, इसकी 150 है, इसकी 175 है, इसकी 200 है, इसकी 225 है, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो गया, डिस्क्रीट नहीं कर सकते यहाँ पे, यहाँ हमें कॉन्टिन्यूस ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो रेंज है एक एस्टिमेट लेने के लिए, क्लियर हुआ। अगले 500 से आपने 1000 की रेंज बना दी, 1000 से 5000 की रेंज बना दी,
5,000 से 10,000 की रेंज बना दी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप रेंज कैसे बना रहे हो। क्लास में बच्चे हैं, इनकी हाइट मेजर करनी है, एक एवरेज हाइट आ गई, उस एवरेज से ज़्यादा ऊपर कितने बच्चे हैं, ज़्यादा नीचे कितने बच्चे हैं, हाइट, बच्चों की हाइट वो मेजर कर ली, एवरेज हाइट आ गई, उस हमें पता करना है एवरेज से ऊपर कितने लंबे बच्चे हैं उनको पता करना है, ये भी रेंज में काम होएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है नॉर्मल के, समझ लो इसको, पेपर में एक एग्जाम्पल आ जाएगा, अप्लाई करो। तो अप्लाई करना पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। ठीक है, और बायनोमियल पॉइजन में सिंपल डिफरेंस है, जहां पे सैंपल, सपोज एक एग्जाम्पल है, सैंपल है 10 का, प्रोबेबिलिटी है 30%, क्या लगेगा, बायनोमियल। सैंपल छोटा सा है, प्रोबेबिलिटी बड़ी है, क्या लगेगा, बायनोमियल। सैंपल 100, प्रोबेबिलिटी 1%, पॉइजन। पॉइजन कब अप्लाई करते हैं, एक तो सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाता है और प्रोबेबिलिटी बड़ी छोटी सी हो जाती है, इन दोनों केसेस में क्या अप्लाई करते हैं, पॉइजन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट, और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये क्लियर है, अगला पॉइंट इसका फॉर्मूला क्या था, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। यहां पे N क्या चीज है, हाँ, कितनी बार आपने ट्राई करा, और यहां पे फॉर्मूला E की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R डिवाइड बाय R फैक्टोरियल, और यहां पे Z स्कोर का यूज करा था हमने, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय। अब इस फॉर्मूले को डिटेल में सारी चीजें, इसके बारे में हमें क्या क्या मालूम है। हाँ जी, सबसे पहला सपोज कर लो एक बंदे ने 5 बार कोई टारगेट को हिट करने की कोशिश करी और टारगेट हिट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो ना हिट होएगा 1/3, इसमें P क्या हो गया 2/3, Q क्या हो गया 1/3, सैंपल साइज कितना हो गया 5, इसमें से आपको 3 बार ही सक्सेस चाहिए, R3 हो गया, क्या होएगा इसका आंसर 5C3, सक्सेस आएगा 3 बार, फेलियर आएगा 2 बार, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसको यहाँ पे यहाँ क्लियर हो गई। अब सेकंड में आपको कुछ अप्लाई करना, सपोज करो सैंपल आपका 100 का है, सक्सेस के चांस सिर्फ 1% है, आपको एक सक्सेस बताना है, x जो है दैट इज इक्वल टू 1, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अब यहाँ पे पहले आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई, लैम्डा मीन होता है ना, मीन क्या होता है n इंटू पी, सैंपल साइज 100, प्रोबेबिलिटी 1%, मीन कितना आ गया 1 सक्सेस के लिए e की पावर -1, 1 की पावर डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, क्या बन गया 1/e, e की वैल्यू क्या थी, हमने कल पढ़ा था ये 2.7183, ये आपके पास e की वैल्यू है, सॉल्व करके आपको 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसी को हमें बायनोमियल से करना होता तो क्या करते, सेकंड वाले कोई क्या करते, 100 का सैंपल हुआ, प्रोबेबिलिटी 1% है, फेलियर की 99%, कितने सक्सेस चाहिए थे, एक, क्या करेंगे 100C1, सक्सेस 1% का मतलब 0.01, कितनी बार, एक बार, और 0.99 कितनी बार, 99 टाइम्स। ये बनेगा किससे, बायनोमियल से। ये सिर्फ किससे बना, पॉइजन से। ये कितना कैलकुलेटिव है, ये कितना डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है पॉइजन का, बात एक ही है, बायनोमियल पॉइजन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी लिमिटेशन को दूर करा है पॉइजन ने, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, हाँ जी, और इसमें Z स्कोर के बारे में आपको क्या क्या पता है, Z स्कोर मीन का कितना होता है 0, मीन से आगे पॉजिटिव, मीन से पीछे ये है ग्रेटर देन मीन, और ये लेस देन मीन क्या होता है नेगेटिव। 0 to 1 का एरिया, ये 3 एरिया याद करने हैं आपने, 0 to 1 का 34.13%, 0 to 2 का 47.74%, 0 to 3 का 49.87%। ये तीनों याद रखने हैं कौन से एरिया, पेपर में ये कई बार दे रखे होते हैं, कई बार आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों आपको पता हो। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट है पैरामेट्रिक का। अब आ जाओ पैरामेट्रिक पे, तीसरा पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली चीज, जैसे यहां पे बायनोमियल में क्या क्या था, N P Q R, यहां क्या यूज किया था, E की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर R,
बस ये तीन यूज करें चीजें यहां पे, एक्स, एक्स बार और सिग्मा। अब कौन से पैरामीटर है, कौन से पैरामीटर नहीं है? सैंपल साइज क्या पैरामीटर है? यस। पी, यस। क्यू। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी कांस्टेंट। अब टेम्परेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब अब सपोज करो आपने कोई एक्सपेरिमेंट लिया 10 का, उस एक्सपेरिमेंट में n कितना फिक्स हो गया? 10। अब किसी और, अब ये थोड़ी है कि हर एक्सपेरिमेंट के लिए n 10 होएगा। आपने सैंपल साइज बढ़ाना है घटाना है कर सकते हो, सैंपल साइज 100 भी कर सकते हो, बट जो आप 10 वाला टेस्ट कर रहे हो उसमें n 10 रहेगा। समझ आया कुछ? सपोज करो आपने 10 का सैंपल टेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर सैंपल में क्या क्या बदल रहा है, उसी सैंपल में n बदलेगा? नहीं। n क्या फिक्स हो गया? 10। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बदलेगी? नहीं। क्या फिक्स हो गई? सपोज 1/3 है, 1/3 चलेगी। q की वैल्यू बदलेगी? नहीं। क्या फिक्स हो गई? r की वैल्यू बदलेगी? यस, क्योंकि उस सैंपल में 10 में से 1 भी निकाल सकते हो, 10 में से 2 भी कर सकते हो, 10 में से 5 भी कर सकते हो, 10 में से 7 भी कर सकते हो। r तो बदल रहा है उसी एक्सपेरिमेंट में। क्या क्या नहीं बदल रहा? एन, पी, क्यू। अब इसमें पी और क्यू में से कोई एक को हम पैरामीटर मानते हैं, क्योंकि पैरामीटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कैसे? सपोज पी की वैल्यू 1/3 हो गई तो क्यू उस पर डिपेंड हो गया, उसको कितना होना पड़ेगा? तो इसमें से एक मान लो पैरामीटर, चाहे पी मान लो चाहे क्यू मान लो। स्टैंडर्ड हम पी मानते हैं। पेपर में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा बी एन कॉमा पी, या लिखा होगा बी 4,1/3। तो समझ जाना ये n की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है? p की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये दो पैरामीटर है, तो इट इज कॉल्ड बाय पैरामेट्रिक। बायनोमियल कैसी पैरामेट्रिक है? बाय पैरामेट्रिक। यहां पे आ जाओ, e कितना होता है? 2.7183। क्या ये कोई और एक्सपेरिमेंट पे स्विच करने पे बदलेगा? तो इट इज टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट कांस्टेंट है। इट इज नॉट अ पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? एक टेम्परेरी कांस्टेंट। टेम्परेरी का मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को आप टेस्ट कर रहे हो उसी एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होना चाहिए, बस। ठीक है? लैम्डा मीन कांस्टेंट है? यस, इट इज अ पैरामीटर। आर कांस्टेंट है? नहीं, पैरामीटर नहीं है। तो ये कौन सी है? यूनिपैरामेट्रिक। अब आ जाओ आगे, ये x, x बार और सिग्मा। बताइए, सपोज अब बड़ा सिंपल एग्जांपल है, मैं आपकी क्लास की बात कर रहा हूं। आपकी क्लास की जो एवरेज है वो तो फिक्स है ना, ये पैरामीटर है। बट क्या आपका जो बैच 1 है, एक बैच 2 है, बैच 1 के सपोज किसी टेस्ट में नंबर आए, उनकी एवरेज निकाल ली, क्या उनकी एवरेज उसी टेस्ट में क्या एवरेज बदल जाएगी? यही एवरेज क्या बैच 2 की है? बैच 2 की एवरेज अलग है। तो एवरेज हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग है, बट एक एक्सपेरिमेंट की क्या होती है? कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके पास पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, एक्स पैरामीटर नहीं है। क्योंकि कभी आप टेस्ट करते हो 80, कभी टेस्ट करते हो 85, कभी टेस्ट करते हो 70। एक्स की वैल्यू बदलती नहीं है हर एक एक्सपेरिमेंट में। उस एक्सपेरिमेंट में क्या एक्स बार बदल रहा है? नहीं। क्या सिग्मा बदल रहा है? नहीं। तो ये पैरामीटर है। बट ये चेक करो क्या हर एग्जाम्पल में जितने भी आपने नॉर्मल के सवाल करे हैं, क्या हर में एक्स बार एक ही यूज करा था आपने? क्या मीन एक ही यूज करा? 50 हो तो हर एग्जाम्पल में 50 होएगा। हर एग्जाम्पल का मीन अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये है, अगर हम ऊपर जाएं, ये 5 एग्जाम्पल पे जरा गौर करो। पहला एग्जाम्पल का मीन कितना है? पहले एग्जाम्पल का मैं मार्क कर देता हूं। पहले एग्जाम्पल का मीन कितना है? 68.22। इस एग्जाम्पल में हम मीन को तो नहीं बदल सकते, हम क्या बदलेंगे? वैल्यू। कभी आप 70 पे देख रहे हो, कभी 75 पे देख रहे हो, कभी उससे आगे जा रहे हो। यही क्या बदल रहे हो? 6 एग्जाम्पल में एक्स बदल रहे हो। क्या नहीं बदल रहा? मीन। और क्या नहीं बदल रहा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगले एग्जाम्पल पे आओ, इसका मीन कितना है? 300। इसकी डेविएशन कितनी है? 35। क्या बदल रहा है? वैल्यू। कभी आप 350 पे चेक कर रहे हो, कभी 370 पे चेक कर रहे हो, कभी 390 पे चेक कर रहे हो। एक्स की वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है इसी एक्सपेरिमेंट में। क्या नहीं बदल रहा? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर मैं एग्जाम्पल 24 और 25 की बात करूं, एग्जाम्पल 24 का मीन कितना था? 68.22। और एग्जाम्पल 25 का मीन कितना है? 300। मीन तो एग्जाम्पल बदलने से मीन बदल गया ना, ये परमानेंट कांस्टेंट थोड़ी है, टेम्परेरी कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी कांस्टेंट्स। अब आइए आगे,
हाँ जी, ये पैरामीटर समझ में आ गया। अब ये थर्ड वाला कौन कितने पैरामीटर का है? 2 पैरामीटर, दिस एंड दिस। ये कितने पैरामीटर का है? सिंगल पैरामीटर। ये कितने का है? 2 पैरामीटर। ये बाइनोमियल कितने पैरामीट्रिक है? 2। बाय पैरामीट्रिक। पॉइसन यूनिपैरामीट्रिक और ये नॉर्मल बाय पैरामीट्रिक। सबको क्लियर हुआ ये? डन। अब मुझे बताओ बाय पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूअस कौन सी है? नॉर्मल। बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट कौन सी है? बाइनोमियल। बाय पैरामीट्रिक कौन सी है? बाय पैरामीट्रिक। बाइनोमियल भी है, नॉर्मल भी है, अनलेस मेंशन। अगर लिखा है बाय पैरामीट्रिक कॉन्टिन्यूअस बताओ, नॉर्मल। बाय पैरामीट्रिक डिस्क्रीट बताओ, बाय पैरामीट्रिक बताओ, दोनों, बाइनोमियल भी नॉर्मल भी। यूनिपैरामीट्रिक पॉइसन। बस चैप्टर हो गया। जल्दी से क्विक रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए, पहले जल्दी करिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है 4 के। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं? लगाओ फॉर्मूला एक बार जल्दी से। क्या फॉर्मूला यूज करा है हमने? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 गुना 4 सक्सेस के लिए e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सही है। अब e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा ये 2 है, ये 4 है। राइट हैंड साइड में बचेंगे 2। ये 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24, 3 और 24 ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 8 पे कैंसिल हो जाएगा। 3 है और वो 24 है, 8 पे कट गया। और ये कितने पे कट गया? 4 पे। तो लैम्डा स्क्वायर 4 आ गया। लैम्डा कितना आएगा? 2। मीन अगर 2 है, ये बताइए पॉइजन में मीन और वेरियांस क्या होते हैं? बराबर। अगर मीन 2 है, वेरियांस भी क्या हो जाएगा? 2। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? √2। ठीक है जी, क्लियर। चलो अगले पे। मीन निकालना है बाइनोमियल का। 4 और 1/3 पैरामीटर अभी बताया था। ये क्या हो जाएगा? n। ये क्या होएगा? p। बाइनोमियल का मीन क्या होता है? np। 4 × 1/3 क्या आंसर आ जाएगा? 4/3। ये तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पॉइजन में क्या क्या सेम होते हैं? मीन एंड वेरियांस। सही है? यस। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होते, बोथ तो है ही नहीं। चलो अगले पे। क्वेश्चन 5, इसमें मीन पता है, वेरियांस पता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर कुछ नहीं लिखा यहाँ पे पी एंड क्यू यूज कर रखा है तो हाँ, पी एंड क्यू किस में था? बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल है। मीन क्या होता है? NP5। वेरियांस क्या होता है? NPQ। ये 3 आ गया। डिवाइड करा दें इसको, NP से NP कैंसिल। Q कितना आ जाएगा? 3/5। P कितना आ जाएगा? कौन सा ज्यादा है? Q। कौन सा ऑप्शन आएगा? B। 6वें पे आइए। यूनिपैरामीट्रिक कौन सा है? पॉइजन। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेस देन हाफ है, तो बाइनोमियल कैसा होएगा? डिस्कस किया था ये। अब स्क्यू टू लेफ्ट होगा, स्क्यू टू राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या कहानी? अच्छा, ये अगर p की वैल्यू हाफ होती है, p की वैल्यू हाफ पे क्या होता है? प्रॉपर डिवाइड होता है। हाफ से ज्यादा पे, हाफ से कम पे क्या होता है? हाफ से ज्यादा कम पे क्या होता है? इस पे आता हूं मैं, अभी डिस्कस करता हूं, पहले ये सारे वाइंड अप कर ले। क्वेश्चन 8 पे आइए। ये मैं अभी आता हूं इसके ऊपर, ये थोड़ा बताने वाली चीज है। तो 7 की और 9 की प्रोबेबिलिटी 8 गुना है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? लगा दो फॉर्मूला। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 7 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 8 गुना e की पावर लैम्डा की पावर 9 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 7, ये 9, लैम्डा स्क्वायर बचेगा राइट हैंड साइड में, और ये आपका कैंसिल होएगा। इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, है ना? 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। 8 से 8 कट गया, 7 फैक्टोरियल से 7 क्या बचा? 9 जाएगा उधर। लैम्डा स्क्वायर 9 है, लैम्डा कितना आ जाएगा? 3। और आपसे मीन पूछा हुआ है, मीन क्या आएगा? 3, बी ऑप्शन। ठीक है, 9वें पे आइए। 9वें में आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6/25। आपको क्या निकालना है? m।
m क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर कौन था इसका? मीन था, याद हो अगर आपको। पॉइजन का क्या क्या यूज करा था आपने? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r बाय r फैक्टोरियल। इसमें पैरामीटर कौन है? लैम्डा ही तो है, मीन ही है ना। तो पैरामीटर का मतलब ये मीन की वैल्यू है। अब बताइए मीन क्या होता है? मीन क्या होता है भाई इसका? जो मर्जी मान लो, यहाँ पे m दिया हुआ है, m मान लेते हैं। अच्छा, जो मीन है वही क्या होगा? वेरियांस। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दिया हुआ है 6/25। आपको m की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व होएगा ये। ऑप्शन चेक करो पहले। सबसे बेस्ट मुझे क्या लग रहा है? एक तो 4/25, एक 1/25, क्योंकि उसका रूट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आते हैं 1/25 पे। ये बन गया 1/25 प्लस 1/25 का रूट 1/5। एलसीएम 25 ऊपर 1 + 5 कितना आ गया? 6/25। क्या मैच हो गया? यस, ऑप्शन बी आंसर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मीन आपका वेरियांस के बराबर है और स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट होएगा। इन्होंने 6/25 दिया हुआ था, तो वहां से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 ये डिस्कस हो चुका, चलो एक बार और कर लेते हैं। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका क्या था कैरेक्टरिस्टिक? कि सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। इनको सभी को ऐड करके 1 के बराबर रखो, ये 45k बन जाएगा। ऐड करोगे ना सबको, 45k = 1, k की वैल्यू 1/45। अगले पे आते हैं, ये हो गया नॉर्मल में कल ही बताया था ये मीन मीडियन मोड क्या होते हैं? बराबर। अगले पे आइए 12वें पे, x = 1 0.7 गुना x = 2। नहीं 0.7 गुना नहीं है, इसकी वैल्यू अलग दे रखी है, इसकी वैल्यू अलग दे रखी है। 0 का बताना है। हाँ जी, 1 के लिए क्या? e की पावर लैम्डा की पावर डिवाइड बाय r फैक्टोरियल = 0.7। और अगला e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू दे रखी है 0.3। समझ में आ गई बात? ये यहां पे लैम्डा की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब यहां से क्या निकल जाएगा? लैम्डा निकल जाएगा। यहां से कैसे निकलेगा? दोनों को डिवाइड कर दो। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा नीचे तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0.7 डिवाइड बाय, समझ गए? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का 2 जाएगा ऊपर और ये 0.3 आएगा नीचे। क्लियर है यहां तक? ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां से क्या निकल आएगा? लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा निकल आएगा। क्या बनेगा? 2/λ = 7/3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 7/6 बन गई। 7/0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। e की पावर -7/6, 7/6 की पावर 0 1 होता है, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो यही बनेगा बस। कौन सा ऑप्शन है? 6/7 आएगी, सॉरी 6/7। तो -6/7 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन 13, इसमें P दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 90 का था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, बायनोमियल है। बायनोमियल का मीन क्या होता है? n × p। सैंपल 90 का P 1/3 तो 30 आ गया। अब वेरियांस क्या होता है? NPQ। NPQ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चेक करो आप। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट 20। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद पहले ये कर लेते हैं। 16 बताओ भाई जल्दी से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन पता है, वेरियांस पता है। वेरियांस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 हो जाएगी। क्यों? रूट होता है, रूट 1 होता है। अब इन्होंने ना एक चीज दे रखी है, ये दे रखा है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2 पे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि लेफ्ट का भी सारा कवर करा हुआ है, क्योंकि हमें 2 का तो एरिया पता ही है। 2 का एरिया कितना होता है? 47.72%। इसने पीछे वाला भी सारा लिया हुआ है। कॉम्युलेटिव का मतलब कुछ ऐसा होता है, ये 2 है तो इसने ये वाला सारा एरिया कवर करा हुआ है कॉम्युलेटिव पे। ठीक है जी। अब बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? इसने सिर्फ चाहिए कितना? ये कितना चाहिए? एक हमें ढूंढना है कितना होएगा। ये हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड है? 47.72। तो ये तो मीन से होगा ना, ये तो मीन से होगा। तो मीन से 2.5 तक जाना है, तो आपको ए बताना है कितना होएगा। अब हमें पता है ये z स्कोर कितने पे होएगा? ये z स्कोर कितने पे होएगा? 2 पे। तो इसकी रेंज कहां पे 2 बनेगी? अब सपोज 1.5 ले रहे हो आप, 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5 की अगर चेक करें, 1.5 आपका इसमें मीन हो गया, 2.5 तक आपने जाना है, तो 2.5
माइनस 1.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 1, इसका z स्कोर तो 1 आएगा इस रेंज का। अगर 0.5 लेते हो 0.5 से 2.5, अब बताइए 2.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1, ये क्या 2 आ गया, यस ऑप्शन बी आंसर है। नहीं बल्ले बड़ा, समझ में आई बात? एक बात देखो ये एरिया कितना कवर कर रहा, अगर कॉम्युलेटिव है, कॉम्युलेटिव कहां से कवर होता है, एक्सट्रीम से। ये कितना कवर कर रहा है 47.7, कहां से कवर कर रहा है इसने, मीन से। ठीक है, मतलब ये मीन है और ये रीडिंग है। अगर सपोज ऑप्शन 1.5 ले रहे हो आप तो 1.5 मीन हो गया, 1.5 से 2.5 तक चेक करना है तो 2.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 1 आएगा। बट हमारी रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? फिर 0.5 लिया तो 0.5 से 2.5 में 0.5 मीन हो गया, 2.5 आपका अगली रीडिंग हो गई, 2.5 माइनस 0.5 2 आ गया, डिवाइड बाय 1 2 आ गया, यस तो 0.5 आएगा। क्लियर हुआ थोड़ा ये? डन। आगे ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप कर ही लोगे, ये ऑलरेडी अपना हो चुका था। बस ये था अपना रिवीजन। आई होप ये क्लियर है सारा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इसका। मीन कैसे पता चला, ये देखो ये कितनी परसेंट वैल्यू दे रखी है। हाँ, तो अगर कॉम्युलेटिव दी हुई है तो हम कहां से मेजर करेंगे, अगर कॉम्युलेटिव है, कॉम्युलेटिव का स्केल होगा यहां से, अगर 47.72 का स्केल होगा यहां से, तो ये क्या पॉइंट है, मीन ही तो है ये। अगर ये आपको वैल्यू दे रखी है 47.72 तो ये मेजरमेंट कहां से कर रहा है, मीन से कर रहा है। मतलब ये मीन वाला पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जिसका z स्कोर 2 है। आपको मीन चेक करना है बस, कितना आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इसमें इस अकॉर्डिंग ये काम हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? ये डन। प्रोबेबिलिटी का रिवीजन अपना कंप्लीट है। आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कौन से वाला? अच्छा, ये तो डिस्कस करना है, अभी कर देता हूं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है डिस्कस करने वाला, बाइनोमियल में ना, जैसे सपोज एक सैंपल साइज ले लो 3 का, P की वैल्यू मान लो हाफ, Q की वैल्यू मान लो हाफ। एक ये एक्सपेरिमेंट है, एक N को मान लो 3, P को मान लो 1/4, Q ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा। अब एक N को आपको 3 मानना है, P को मानना है 3/4 और Q को मानना है 1/4। ठीक है, ये आपका टास्क है। इसमें देखो P कितना हाफ है, इसमें P कितना 1/4 है, इसमें P कितना 3/4 है। पहले सैंपल का मीन कितना होगा, N इंटू P होता है ना, N इंटू P कितना बन गया 3/2 का मतलब 1.5। इसका मीन कितना होगा 3/4 का मतलब 0.75। इसमें 3 इंटू 3/4 0.25। अब पहले का डायग्राम कैसे बनेगा देखो, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है यहां पे ये मान लो ये आपका 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस। सही है। अब 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कितनी आए। हाँ जी, पॉइंट N इंटू P, 9/4 सॉरी 9/4 कितना होता है 2.25 होएगा। ठीक है, तो पहले में फर्स्ट में मीन आपका 1.5 है, तो 1.5 अगर आप लोगे इसमें 3 तक ही जाना है, 3 तक गए। अब 0 की प्रोबेबिलिटी आएगी, कुछ 0 की परसेंटेज जो भी आएगी है ना, यहां स्केल आपका रखेंगे 1, 0 की जो भी आएगी यहां पे आपको पॉइंट मार्क कर देना, जितनी भी परसेंटेज आ रही है प्रोबेबिलिटी आ रही है। फिर 1 की परसेंटेज, 2 की आपको करना क्या, सिंपल एक काम करना बस, आपका यहाँ पे मीन कितना आ गया 1.5। 1.5 से कौन कौन से पहली वैल्यू कवर होंगी, 0 और 1 ना। इसमें सक्सेस कितने हो सकते हैं पहले में 0 1 2 3। अब 0 और 1 का कलेक्टिव सक्सेस देखना कितना आ रहा है, कलेक्टिव परसेंटेज। एक का 1 2 3 का देखना कितना, सॉरी 2 और 3 का, 2 और 3 का देखना कितना आ रहा है। अगर तो बराबर आया इसका मतलब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब मीन से लेफ्ट में राइट में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये मिला के 50 बन गया, ये मिला के 50 बन गया तो सिमेट्रिक है, और इस केस में बनेगा सिमेट्रिक। आप चेक कर लेना ये। ठीक है, इसमें मीन कितना आया 0.75। 0.75 से पीछे सिर्फ एक सक्सेस बनेगा, कौन सा 0। 0 की परसेंटेज अलग निकालना है, 1 2 3 की परसेंटेज कलेक्टिव करनी है। आप ये दोनों में फर्क देखना, अगर राइट को झुका हुआ है, मतलब सपोज राइट में 80% है, लेफ्ट में सिर्फ 20% है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू टू द राइट।
ठीक है, अगर लेफ्ट में 80 है, राइट में 20 है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू टू द लेफ्ट। बस ये होता है। क्लियर? मीन से चेक करना लेफ्ट राइट में कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड में मीन कितना है? 2.25। इसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू कवर होगी? 0, 1, 2। इसका कलेक्टिव परसेंटेज देखना कितना आएगा। ठीक है, एक राइट में कौन सी कवर होगी? इसका परसेंटेज देखना कितना आएगा। अगर ये परसेंटेज ज्यादा है तो स्क्यू टू द लेफ्ट। ठीक है, ये समझ गए बात? मीन तो डिसाइड हो ही गया। मीन से लेफ्ट में ज्यादा तो क्या होता है? स्क्यू टू द लेफ्ट। मीन से राइट में ज्यादा है, स्क्यू टू द राइट। अगर बराबर है मीन से लेफ्ट राइट में तो सिमेट्रिक। इसमें P अगर हाफ है तो क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। चेक करना 0, 1 का जो कंबाइंड परसेंटेज है वही परसेंटेज किसका बनेगा? 2, 3 का बनेगा। ये करना आपने, ये आप चेक कर लेना। बस सिंपल सा टास्क आपको दिया करने के लिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।